हेलो बच्चों, हमने स्टार्ट कर दिया था इग्नू के बीएससीजी और बीएजी वाले बच्चों के लिए बीएमटीसी 131 यानी कि कैलकुलस का फुल कोर्स। ये फुल कोर्स आपके इग्नू के न्यू एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाला है। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, आपकी जो इग्नू की बुक होती है, इग्नू की साइड से आपको जो बुक मिलती है उस बुक में जितने भी टॉपिक्स होंगे वो सभी टॉपिक्स आपको करवाए जाएंगे। सभी डेफिनेशंस और सभी थ्योरम्स आपको करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपके बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे आपको करवाए जाएंगे। आप बुक से 1 बाय 1 करके मैच कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सभी लेक्चर्स के वीडियो और पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। लेक्चर्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट असाइनमेंट होता है, जो आपको सबमिट करना होता है, उसके भी आपको लेक्चर्स मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि असाइनमेंट के क्वेश्चन के केवल सॉल्यूशन करके उसका पीडीएफ फॉर्म बना के आपको दे देंगे। जैसे आपके पूरे कोर्स के पूरे सिलेबस के बकायदा लेक्चर्स होते हैं, उसी तरीके से आपको जो असाइनमेंट होगा उसके भी लेक्चर्स होंगे, जिसका आप यूज़ कर सकते हो अपने असाइनमेंट को बनाकर सबमिट करने में। इसके साथ ही असाइनमेंट के लेक्चर्स का आप यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम के पर्पज से। इसके अलावा आपकी जो प्रीवियस के जो क्वेश्चन पेपर है उनके भी लेक्चर्स आपको करवाए जाएंगे। और आपका जो सिलेबस है और आपकी जो बुक्स है, दोनों का ही पीडीएफ फॉर्म आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको आपके सिलेबस के बारे में और आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है जिसके अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आता है उसके बारे में बताया जाएगा, जिससे कि आप सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को समझ के अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा जब आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे उससे 1 महीने पहले आपको क्रैश कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें आपके पूरे कोर्स का रिवीजन होगा। और ये क्रैश कोर्स फ्री होगा, इसके लिए आपको अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना होगा, फुल कोर्स के साथ में फ्री होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था ब्लॉक फर्स्ट, इसका नाम है इसेंशियल प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट। और ब्लॉक फर्स्ट के अंदर भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। और यूनिट फर्स्ट का आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको आपकी बुक भी शो कर देते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो बुक ओपन कीजिएगा, अदरवाइज हमारे कोर्स हमारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिएगा। आपको किसी भी बुक को ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यह यह आपका यूनिट फर्स्ट दे रखा है, इसका नाम दे रखा है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। और यहाँ पर वो सभी टॉपिक्स लिखे हैं जो आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट फर्स्ट में कवर करने पढ़ने हैं। तो चैप्टर फर्स्ट का सिलेबस को हम लोग किस तरीके से कवर कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं ना, हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपका थ्योरी वाला पार्ट होगा, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो थ्योरम्स हो, या फिर आपके इस चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे हम आपको करवा रहे हैं। इसके साथ ही ध्यान रखना, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आपके यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस फिनिश होगा तो यूनिट फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन आपके, एक मिनट बच्चों, तो यूनिट फर्स्ट में से आपके जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पहले आ चुके होंगे ना, वो भी हम आपको साथ के साथ में करवाते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ आपने चैप्टर फर्स्ट पूरा फिनिश कर लिया है। और चैप्टर फर्स्ट में से जितने क्वेश्चन आपके पहले एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, आप उन्हें कर पा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट, इसका नाम है सेट्स एंड ऑपरेशन ऑन देम। इससे पहले स्टार्ट करें, यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात और बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात क्या है, कोई भी लेक्चर्स या कोई भी टॉपिक स्किप मत करना। अगर आपको जल्दी समझ में आ रहा है, आपको अपना टाइम सेव करना है, तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज कर लेना। ठीक है, सभी लेक्चर्स सभी टॉपिक्स और सभी सभी लेक्चर्स और सभी टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप किसी को भी स्किप कर दोगे तो आपको आने वाले लेक्चर समझ में नहीं आएंगे। तो बेटर ये रहेगा कि अपने वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके जल्दी जल्दी देख लेना, अगर आपको जल्दी समझ में आता है। ठीक है, स्किप मत करना। ठीक है, स्पीड को इंक्रीज करके देखना है, वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देखना। दूसरी बात, जब भी आप कोई भी लेक्चर्स देखो तो कॉपी और पेन साथ में लेकर लेकर बैठना, उसको नोट डाउन करते हुए चलना। आप देखोगे कि लिखने से ना आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखना, स्किप मत करना, स्पीड को इंक्रीज कर लेना और कॉपी और पेन लेकर बैठना साथ में। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक डिजिट नंबर और नंबर सिस्टम। और इसके अंदर एक टॉपिक हमें और पढ़ना था जिसका नाम था टाइप्स ऑफ नंबर या फिर नंबर सिस्टम।
ये हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट में कवर कर लिया था। ठीक है, इससे पहले देख लीजिएगा, फिर आज का लेक्चर्स देखिएगा। देन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स एंड इट्स ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट। हम सेट्स की डेफिनेशंस देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे, कई सारे एग्जांपल्स, और इसके साथ ही देखेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक इसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के तीन मेथड होंगे, तीन फॉर्म होगी। पहली जो फॉर्म होगी वो होगी वर्ड फॉर्म, जिसे हम लोग सेंटेंस फॉर्म या फिर स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा होगा हमारे पास रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। तीसरा होगा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म, जिसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आपको ना यहाँ पे जितनी भी सेट की रिप्रेजेंटेशन फॉर्म दे रखी है, आपको इन तीनों को आपस में कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। ठीक है, कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, देखो जैसे यहाँ पे क्या फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखी है, वर्ड फॉर्म दे रखी है, दूसरी दे रखी है आपका रोस्टर फॉर्म, तीसरी देखी है सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब अगर कोई भी सेट फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी सेट फर्स्ट फॉर्म में दे रखा है तो आपको उस सेट को सेकेंड फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सेम इसी तरीके से अगर कोई भी सेट, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी सेट थर्ड फॉर्म में दे रखा है तो आपको उस सेट को थर्ड फॉर्म से सेकंड फॉर्म में या फिर फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। कहने का सिंपल सा मतलब है, किसी भी सेट की तीनों फॉर्म को आपस में चेंज करना आपको आपको आना चाहिए। ठीक है, और ये हम लोग करने वाले हमारे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट, यानी सेट्स के कितने और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, ये हम लोग करेंगे हमारे नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 के अंदर। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे जहाँ पर जितने भी आपको सेट्स के टाइप दिख रहे हैं ना, जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, एम्प्टी सेट दे रखा है, सिंगल टच सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ऐसे कई सारे सेट्स के टाइप दिख रहे हैं। आप वीडियो को पॉज कर देख लीजिएगा। एग्जाम में इनमें से किसी भी सेट्स की ना तो डेफिनेशन पूछेगा ना ही एग्जाम्पल पूछेगा, लेकिन ये बहुत ही मस्ट है, मतलब इम्पोर्टेंट है काफी ज्यादा, इसलिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। यहाँ पे जितने भी सेट्स के टाइप दे रखे हैं इनमें से एक भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे जितने भी सेट दे रखे हैं ना, हर किसी का इनडायरेक्टली यूज होगा आपके आने वाले उन लेक्चर्स में, उन टॉपिक्स में जो कि आपके एग्जाम में पहले आ चुके हैं और आने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि इक्वल सेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल दो, बिल्कुल नहीं पूछेगा। प्रॉपर सेट क्या होता है उसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल दो, बिल्कुल नहीं पूछेगा। लेकिन प्रॉपर सेट जो वर्ड दे रखा है ये बहुत बार आने वाले लेक्चर्स में पूछेगा, चाहे वो आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस हो, चाहे आपका वो सेकंड ईयर का सिलेबस हो, चाहे वो आपका थर्ड ईयर का सिलेबस हो। इसलिए आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करने वाले हमारे वेन डायग्राम एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 5 ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी सेट्स के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो हमें करने होंगे। पहला हम लोग करेंगे यूनियन, और यूनियन से रिलेटेड ही हम सीखेंगे थ्योरम नंबर 2। ठीक है, दूसरा हम करेंगे इंटरसेक्शन क्या होता है किसी सेट्स के ऊपर, और इंटरसेक्शन से रिलेटेड हम लोग करने वाले थ्योरम नंबर फर्स्ट। एक बात ध्यान रखना, आप ही बुक में ना इंटरसेक्शन टॉपिक पहले दे रखा है, इसलिए इसके साथ जो थ्योरम है वो थ्योरम फर्स्ट है, और यूनियन दे रखा है आपका बाद में, इसलिए इसके साथ जो थ्योरम है वो थ्योरम नंबर 2 है। लेकिन इसे हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। Then इसी के साथ हम लोग करने वाले हैं डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है किसी भी सेट्स के लिए, कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंटेशन क्या होता है किसी भी सेट्स के लिए, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है किसी भी सेट्स के लिए, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ये सारे ऑपरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे टॉपिक नंबर फिफ्थ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉज ऑन ऑपरेशन। यहाँ पर अभी जो लॉ आप ऑपरेशन सीखोगे ना, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशन। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आप ऑपरेशन सीखोगे, इन्हीं ऑपरेशन इन्हीं ऑपरेशन से रिलेटेड आपको दो लॉ पढ़ने होंगे। पहला लॉ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा क्या होगा आपका डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, दोनों क्या है, इंपोर्टेंट लॉ है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेकंड टॉपिक सेट्स किसे कहते हैं। सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसके एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सारे सीखेंगे, कैसे इसको सेट्स को लिखा जाता है ना, सब कुछ। देन इसी के साथ हम लोग सीखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, यानी किसी भी सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तीन मेथड होगा, पहला वर्ड फॉर्म, दूसरा होगा आपका रोस्टर फॉर्म, तीसरा होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे ध्यान रखना,
वर्ड फॉर्म को सेंटेंस फॉर्म और स्टेटमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं ये भी हम आपको करके बताएंगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म और लिस्टिंग मेथड क्यों बोलते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में सेट बिल्डर फॉर्म को सिंबॉलिक फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड कहते हैं, ये भी हम आपको साथ के साथ में बताते हुए चलेंगे। और नोट करके ये हमने आपको अभी बता दिया था, दोबारा याद रखना। यहाँ पे सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 फॉर्म है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अगर आपका सेट, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका सेट इसमें से किसी भी एक फॉर्म में दे रखा है तो आपको बाकी की 2 फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी होगा, ध्यान रखना। क्योंकि आने वाले जो भी लेक्चर्स होंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे, जहां पर भी सेट्स के रिप्रेजेंटेशन यूज होगा, तो वहां पे ना वो किसी भी फॉर्म में यूज कर सकता है। या तो वो फर्स्ट फॉर्म में सेट को लिख कर दे देगा, आपको खुद समझना होगा, सेकंड फॉर्म में लिख कर दे सकता है, थर्ड फॉर्म में लिख कर दे सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड टॉपिक। डेफिनेशन क्या है देखिए सेकंड टॉपिक में। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेट की डेफिनेशन लिखी है, आराम से देखना। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ध्यान से सुनिएगा। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी आपको, अगर आपको सेट्स की डेफिनेशन को समझना है तो आपको 2 वर्ड को समझना होगा कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब होता है, दूसरा डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। क्योंकि अगर आपको इन दोनों वर्ड का मतलब समझ में आ गया तो आपको सेट्स की डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी। डेफिनेशन यही तो लिखी है, अभी बताएंगे, परेशान मत होना, ठीक है, थोड़ा सा टाइम देना। क्या लिखा है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यानी आपको वेल डिफाइंड कलेक्शन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और आपको डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले इन दोनों का मतलब देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। यानी किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे वो नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो नंबर्स हो सकते हैं, किसी का नाम हो सकता है, फ्लावर्स नेम हो सकते हैं, अल्फाबेट, सिंबल्स, रिवर्स नेम, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखना, आपके मन में जो भी आ रहा है ना उसे हम एज अ ऑब्जेक्ट काउंट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। तो पहली बात क्लियर है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखो, एक सेकेंड, देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या, ऑब्जेक्ट से मतलब है कुछ भी, जो भी आपके मन में आ रहा है उसे हम एज अ ऑब्जेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी, कोई भी नंबर हो गया, किसी का नाम, फ्लावर्स, कुछ भी हो सकता है। अभी एग्जांपल हम आपको दिखाएंगे। और डिस्टिंक्ट वर्ड का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट। इतना क्लियर है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, ठीक है। सेकेंड, अब आपको समझना है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का क्या मतलब है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है वेल डिफाइंड कलेक्शन की, ये देखो डेफिनेशन क्या लिखी है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, है ना। तो क्या लिखा है, इट शुड बी क्वाइट क्लियर टू एनीबडी एंड एनीवेयर। ध्यान से सुनिएगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे कहते हैं, अभी एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, परेशान मत होना, ठीक है। क्या लिखा है, इट शुड बी क्वाइट क्लियर टू एनीबडी एंड एनीवेयर, मतलब एक ऐसा कलेक्शन जो हर किसी के लिए हर जगह पर कैसा क्लियर हो, किसी को कोई डाउट ना हो उस कलेक्शन में, उसे हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन। जैसे एग्जांपल देख लो अभी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आखिर वेल डिफाइंड का क्या मतलब है, ठीक है। मान लीजिए आपने अपनी कॉपी पर एक कलेक्शन लिखा और उस कलेक्शन के अंदर अपने क्या क्या लिखा, देखो जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लो आपने उस कलेक्शन के अंदर कोई भी एक नंबर लिख दिया, 2 लिख दिया, ठीक है। किसी का भी नाम, आपने किसी का नाम लिख दिया, मान लो राजू, ठीक है। किसी भी एक फ्लावर का नाम लिख दिया, रोज। कोई भी एक आपने एक अल्फाबेट लिख दिया, कोई भी एक आपने एक सिंबल लिख दिया, ठीक है, ठीक है। और हमारे पास प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया मान लीजिए आपने, ठीक है। आपने किसी रिवर का नाम लिख दिया, आपने किसी एनिमल का नाम लिख दिया, ठीक है। आपने अपने कलेक्शन में क्या लिखा, आपने अपने कलेक्शन के अंदर, आपने अपने कलेक्शन के अंदर कुछ डिस्टिंक्ट, कुछ डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखे हैं। जैसे वो ऑब्जेक्ट क्या है, आपने एक नंबर लिखा है 2, आपने किसी का नाम लिखा है राजू, आपने एक फ्लावर का नेम लिख दिया, आपने एक अल्फ़ाबेट लिख दिया, आपने एक सिंबल लिख दिया, आपने, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर का नाम लिख दिया, आपने रिवर का नाम लिख दिया, आपने किसी डॉग का नाम लिख दिया। अब इस कलेक्शन को ध्यान से सुनेगा, अब इस कलेक्शन को किसी के भी पास लेकर जाइएगा और उससे पूछिएगा इस कलेक्शन में क्या क्या है, तो इस कलेक्शन को पढ़ के इजीली बता पाएगा कि इस कलेक्शन के अंदर क्या है।
टू है, राजू है, रोज है, एक्स है, क्वेश्चन मार्क का साइन है, मोदी है, गंगा है, डॉग है। यानी कि ये एक ऐसा कलेक्शन है जिसको हम अगर हम किसी को भी दिखाते हैं कहीं पर भी, यानी ये देखो लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड, ये दो वर्ड क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, देखो क्या लिखा हुआ है, एनीबडी और एनीवेयर। तो अगर हम इस कलेक्शन को लेकर जाते हैं और किसी भी इंसान को और कहीं पर भी किसी को दिखाते हैं, तो हर कोई रीड करके बता पाएगा कि इस कलेक्शन के अंदर टू है, राजू है, रोज है, एक्स है, क्वेश्चन मार्क है, मोदी है, गंगा है, डॉग है। यानी कि ये कलेक्शन कैसा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन से मतलब है कि एक ऐसा कलेक्शन, जब हम उस कलेक्शन को किसी को दिखाते हैं या किसी से पूछते हैं, तो वो हर इंसान के लिए हर जगह पर एक जैसा होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब इस कलेक्शन को इंडिया में किसी को, किसी इंडिया के किसी भी पर्सन के पास लेकर जाओ, उससे दिखाओ, उसे पढ़ के आराम से बोल देगा कि हाँ ये कलेक्शन कैसा है, वेल डिफाइन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक सेट का एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है, सेट का एग्जाम्पल। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना। हम ऐसे एग्जाम्पल भी लेंगे जो सेट होंगे और ऐसे एग्जाम्पल भी लेंगे जो सेट नहीं होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। यानी इंग्लिश अल्फाबेट में कौन कौन से लेटर्स होते हैं, ध्यान से सुनना। जब भी आप किसी भी, चाहे चाहे आप इंडिया इंडिया का कोई पर्सन हो या इंडिया के बाहर का कोई भी पर्सन हो, किसी से भी पूछो कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट क्या होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है वो क्या बताएगा। अभी हम आपको केवल सेट्स को पहचानना बता रहे हैं, उसको लिखना नहीं बता रहे। ठीक है, तो किसी से भी पूछो हर कोई क्या बोलेगा, अल्फाबेट ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, है ना। ऐसे करते करते क्या होगा आपका, एक्स, वाई और जेड। यानी किसी भी पर्सन से पूछो, हर किसी का आंसर क्या होगा, हर किसी का आंसर यही होने वाला है। अब किसी से भी पूछ लो कलेक्शन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हर कोई यही बोलेगा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एक्स, है ना, एक्स वाई जेड ऐसे करके। तो ये क्या है, पहली बात ये क्या, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये कैसे ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से मतलब हमने क्या बताया था, कोई भी चीज हो सकती है जो भी आप सोच सकते हो अपने मन में। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, ये सारे के सारे डिफरेंट है, ये पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, देखो डिफरेंट है ना, अलग अलग है। तीसरा वाला सी है, फी है, डी, सारे अलग अलग है। दूसरी बात, ये वेल डिफाइंड क्यों है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्यों है। वेल डिफाइंड का मतलब हमने आपको भी क्या बताया था कि वेल डिफाइंड कलेक्शन वो कलेक्शन कहलाएगा अगर हम उस कलेक्शन को किसी से भी पूछें, यानी दुनिया में आप किसी से भी पूछ लो कि इंग्लिश अल्फाबेट कौन कौन से होते हैं, तो हर कोई सेम टू सेम यही बताने वाला है। इसका मतलब ये क्या, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट भी हो गए, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन भी हो गए, यानी कि ये क्या, ये एक सेट है। अभी हम आपको केवल सेट को पहचानना बता रहे, लिखना नहीं बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखो, एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ 5 गुड बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखा नहीं है अभी, यहाँ पे हमने आंसर कुछ भी नहीं दे रखा है। मतलब आप किसी एक पर्सन के पास गए हो और उससे क्या पूछा हुआ है कि आपको 5 अच्छी बुक्स के नाम बताने हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसका आंसर हम लोग क्या दे रहे हैं। मान लो आप पहले वाले पर्सन के पास गए हो, ठीक है, तो इस पहले वाले पर्सन ने आपको 5 अच्छी बुक्स के नाम दे दिए। जैसे एग्जाम्पल देखो, पहले वाले ने अपना बुक 1 अपनी मर्जी से जो उसे पसंद है, ध्यान से सुनिएगा, बुक 2, बुक 3, बुक 4 और बुक 5, ध्यान से समझना। पहले वाले पर्सन ने अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 5 बुक्स के नाम दे दिए, है ना। ठीक है, अब आप क्या करो, आप दूसरे वाले पर्सन के पास जा रहे हो, उससे भी क्या सेम लाइन, उससे भी आप यही लाइन बोल रहे हो, द कलेक्शन ऑफ 5 गुड बुक्स ऑन मैथमेटिक्स। क्या आप 5 अच्छी बुक के नाम बता सकते हो, तो वो भी क्या होगा, वो भी अपनी पसंद के कोई दूसरी 5 बुक्स के नाम बताएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि जो जो 5 बुक्स इसने बताई है, B1, B2, B3, बी का मतलब बुक्स, बी का मतलब क्या है, बुक्स, ध्यान रखना। आप समझ रहे हो ना, कि किसी एक पर्सन से 5 अच्छी बुक्स के नाम पूछो तो वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग 5 अच्छी बुक्स के नाम बता देगा। जब सेम टू सेम आंसर किसी किसी दूसरे पर्सन से पूछो, तो वो अपनी पसंद की किसी बुक्स का नाम बताएगा, उसको जो बुक्स पसंद होगी वो अपने बताएगा, बुक्स 1, है ना, बुक्स 2, सेम इसी तरीके से बुक्स 3, बुक्स 4, है ना, लिख देते बच्चों पूरा, है ना, बुक्स 3, बुक्स 4 और बुक्स 5। तो इसने अपनी पसंद की 5 बुक्स का नाम बताया। सेम अब ये क्वेश्चन आप दुनिया में किसी दूसरे पर्सन के, तीसरे पर्सन के पास जाओ, उससे पूछो,
तो वो अपनी पसंद की डिफरेंट 5 बुक्स बताएगा। हो सकता है एक आध बुक सब किसी की सेम सेम हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि पूरा पूरा आंसर सबका सेम हो। यहाँ पे दो बात आती है। पहली बात क्या होगी आपकी, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। यस, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो है ना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि ये बुक्स है, अलग अलग बुक्स है। ये अलग अलग बुक्स है तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो है। लेकिन क्या ये वेल डिफाइन है सारे के सारे? क्या ये वेल डिफाइन है? ये वेल डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं है? आप खुद सोचो ना आराम से। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना, आप घर पर रहते हो, आप अपने फैमिली मेंबर से किसी से भी किसी एक पर्सन से पूछना 5 अच्छी बुक्स के नाम बताओ, ठीक है? तो वो अपने अकॉर्डिंग 5 अच्छी बुक्स के नाम बता देगा। अब सेम टू सेम यही क्वेश्चन किसी दूसरे फैमिली मेंबर से करो तो वो अपने अकॉर्डिंग 5 अच्छी बुक्स के नाम बताएगा। यानी सबके आंसर्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगर हर एक पर्सन का आंसर अलग अलग होता है तो वो वेल डिफाइन नहीं कहलाता है। तो वो वेल डिफाइन नहीं कहलाता है। और अगर वो वेल डिफाइन नहीं है तो क्या होगा? वो सेट नहीं होगा। जबकि अगर हम इस केस में आते हैं, अपने फैमिली मेंबर किसी से भी पूछो तो हर कोई इंग्लिश अल्फ़ाबेट सेम टू सेम यही बताने वाला है, यानी कि वो वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन मतलब जिसका आंसर हर एक पर्सन सेम दे। इतना आपको क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यानी सेट, अभी तक आपने जो सीखा, आपने क्या सीखा? आपने सेट्स की डेफिनेशन सीखी, ठीक है, उसको उसके कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम देखेंगे कि सेट्स को हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स को ध्यान से समझना इस वाली बात को। सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 मेथड होंगे, 3 फॉर्म होगा। पहला क्या होगा हमारे पास? सेंटेंस फॉर्म। और सेंटेंस फॉर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट फॉर्म या फिर वर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं इसका भी हम आपको आंसर बताएंगे। दूसरा होता है आपका रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। थर्ड होगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म, इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। ठीक है। अभी जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, आराम से सुनिएगा। यहाँ पे 3 फॉर्म देखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो आपके आने वाले लेक्चर्स में या किसी भी टॉपिक में एग्जाम, किसी भी टॉपिक्स में इसमें से किसी भी तीनों फॉर्म में से किसी भी एक फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना आना चाहिए कि अगर कोई भी सेट पहली वाली फॉर्म में दे रखा है तो आपको उस सेट को दूसरे फॉर्म में या फिर तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए आपका जो सेट है वो दूसरी फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, अगर आपका सेट क्या है? दूसरी फॉर्म मतलब रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, तो आपको उस सेट को रोस्टर फॉर्म से पहली वाली फॉर्म यानी कि सेंटेंस फॉर्म और तीसरी फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है। और नोट करके एक बात और ध्यान रखना, ठीक है, जो पहली स्टार्टिंग की जो 2 फॉर्म है ये वाली, ये दोनों फॉर्म अभी बहुत बेसिक्स है। बेसिक्स है। जो आपकी जो थर्ड फॉर्म दे रखी है ना, तो थर्ड, ये वाली जो थर्ड फॉर्म दे रखी है, ध्यान रखना, आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकेंड ईयर में हो, चाहे आप थर्ड ईयर में हो, सेट बिल्डर फॉर्म जिसे हम सिंबॉलिक फॉर्म या प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं, इसे बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो ये आपको सीखना आना चाहिए। ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखो, सबसे पहले एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दे रखा है? पहली जो फॉर्म थी हमारे पास क्या थी? ये थी ना पहली फॉर्म हमारे पास, सेंटेंस फॉर्म या फिर स्टेटमेंट फॉर्म या फिर वर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? देखो यहाँ पे, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है। क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब एक बात ध्यान रखना, इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर है, आप किसी से भी पूछ लो, चाहे वो इंडिया का पर्सन हो, इंडिया के किसी भी पर्सन से पूछ लो या वर्ल्ड के किसी भी पर्सन से पूछ लो जिसको इसकी नॉलेज होगी। यानी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है क्या वो कभी चेंज हो सकते हैं? नहीं। ठीक है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जैसे सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू, फिर लाल बहादुर शास्त्री, और अभी क्या करंट में नरेंद्र मोदी। यानी आप किसी से भी पूछ लो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन कौन है, तो हर किसी का आंसर क्या होने वाला? यही रहने वाला, सेम टू सेम रहने वाला है। यानी पहली बात क्या होगी यहाँ पे? पहली बात ये होगी, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। डिस्टिंक्ट क्यों? कि देखो ना, पहला वाला क्या हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, दूसरा क्या है लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा क्या है नरेंद्र मोदी, है ना। ऐसे अलग अलग नहीं, जितने भी एलिमेंट है, जितने भी यहाँ पे नाम दे रखे हैं, सारे अलग अलग है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन का मतलब क्या है? अभी हमने आपको बताया था, वेल डिफाइन का मतलब होता है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा कलेक्शन जिसका आंसर हर एक पर्सन सेम टू सेम दे।
तो अगर आप किसी से भी पूछोगे कि द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो हर किसी का आंसर सेम टू सेम होगा, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे करते करते सारे नरेंद्र मोदी, यानी सबका आंसर सेम टू सेम रहने वाला है। यानी यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा हुआ है ना, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, कौन सा सेंटेंस, एक मिनट बच्चों, यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी ये क्या है, एक तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा ये क्या है, वेल डिफाइंड है, क्योंकि सबका आंसर सेम होने वाला है। इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस, ये कलेक्शन का एक सेट है। इतना क्लियर है। और ये सेट किस फॉर्म में लिखा है? क्योंकि ये सेट एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस फॉर्म या फिर स्टेटमेंट फॉर्म या फिर वर्ड फॉर्म। सेंटेंस फॉर्म क्योंकि एक सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस को हम लोग एक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये लोग आप लोग BMTC 133 यानी सेकेंड ईयर में सीखोगे कि सेंटेंस और स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। वर्ड फॉर्म क्योंकि इसमें वर्ड यूज होते हैं, है ना। इसमें देखो कलेक्शन, ऑल प्राइम मिनिस्टर, है ना, ऑफ इंडिया, इसमें वर्ड यूज होते हैं। अभी आपको इतना क्लियर है। एक मिनट यहाँ पर हम आपको रिपीट कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से बस, एक मिनट बस। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या लिखा था, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है कि डिफरेंट डिफरेंट इसमें एलिमेंट होंगे। और ये वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन क्यों है, क्योंकि आप किसी भी इंसान से पूछ लो, किसी से पूछ लो, हर किसी का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है, इसलिए इसे सेंटेंस फॉर्म या फिर स्टेटमेंट फॉर्म या फिर इसे वर्ड फॉर्म भी कहते हैं। इतना आपको क्लियर है। ठीक है, अब सेकेंड फॉर्म की बात करते हैं। देखो पहली बात क्लियर हो गई। हाँ, सेकंड वो हमारे पास क्या था, रोस्टर फॉर्म, जिसे हम लोग टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। टेबुलर मतलब जिसमें लिस्ट टेबल के फॉर्म में लिखना, मतलब इसे वन बाय वन करके लिखना। लिस्टिंग मेथड मतलब वही वन बाय वन करके लिखना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, पहली बात देखना, किसी भी सेट के स्टार्टिंग के लेटर को हम लोग कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे। कैपिटल लेटर A to Z कोई सा भी हो सकता है, आपकी मर्जी कौन सा यूज करना चाहो कर सकते हो, जब तक कि आपके क्वेश्चन में ना दिया हो। ठीक है, कैपिटल लेटर से यूज करते हैं, फिर इक्वल का साइन लगाते हैं, उसके बाद करली ब्रैकेट, ध्यान से सुनना। एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पर अलग से लिख देते हैं आपको, इसको रफ कर देते हैं, यहाँ पे जगह चाहिए होगी। एक, जब भी हम किसी भी सेट को लिखते हैं कैपिटल लेटर से लिखते हैं, फिर इक्वल का साइन लगाते हैं, करली ब्रैकेट लगाते हैं, और जो भी एलिमेंट होती है यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट एलिमेंट, फिर लास्ट में करली ब्रैकेट से क्लोज करेंगे। ठीक है, वो यहाँ पे लिखा है, ए सिंबल लिख दिया। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है हमारे पास, सबसे पहले नंबर पे कौन है, जवाहरलाल नेहरू। फिर हमने यहाँ पे ये देखो कॉमा लगाया। सेकंड क्या है, लाल बहादुर शास्त्री, फिर हमने कॉमा लगाया, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे नाम है, यहाँ पे सारे लिखना पॉसिबल नहीं, तो हमने डॉट डॉट करते हुए लास्ट का नाम लिखा नरेंद्र मोदी। कितना क्लियर है। तो किसी भी सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे वन बाय वन करके ऐसे कॉमा लगा के लिखना करली ब्रैकेट के अंदर। हम क्या, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड कहते हैं। कितना क्लियर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके थर्ड फॉर्म की। अब देखो थर्ड फॉर्म क्या है, बहुत आसान है, लेकिन ध्यान से सुनना जरा। थर्ड फॉर्म में क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पे, थर्ड फॉर्म देखिए हमारे पास, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर से सिंबॉलिक फॉर्म या फिर इसे प्रॉपर्टी मेथड भी कहते हैं। ठीक है, अब इसको करने से फिर आप यहाँ पे नोट डाउन करके एक बार जरा समझना। एक मिनट बच्चों। हाँ, अब हमें ये बात आप जरा वीडियो को पॉज करके बताना, पहले सुन लेना कि जवाहरलाल नेहरू कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, PM। लाल बहादुर शास्त्री कौन है, वो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे पास PM। नरेंद्र मोदी भी कौन है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, ध्यान से सुनना, यहाँ इस सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, उन सब में कॉमन प्रॉपर्टी है। उन सब में क्या है, एक कॉमन प्रॉपर्टी, और वो उस कॉमन प्रॉपर्टी का नाम क्या है, ध्यान से सुनना, उस कॉमन प्रॉपर्टी का नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आ रहा है समझ में। देखो, जब भी किसी सेट के अंदर हर एक एलिमेंट में एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तब हम उस सेट को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर सिंबॉलिक फॉर्म में या फिर प्रॉपर्टी मेथड में। प्रॉपर्टी मेथड इसलिए बोलते हैं क्यों, क्योंकि इसके अंदर हर एक एलिमेंट में सेम प्रॉपर्टी है। जवाहरलाल नेहरू भी हमारे PM थे,
लाल बहादुर शास्त्री भी हमारे पीएम है ना, और नरेंद्र मोदी भी, वो भी हमारे पीएम है, यानी हर किसी में कॉमन प्रॉपर्टी है पीएम होने की। ठीक है, इसको लिखा कैसे जाता है वो भी देख लो जरा। सेम वही, जो कॉमन प्रॉपर्टी होती है ना, उस कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग स्मॉल लेटर एक्स से शो करते हैं। जरूरी नहीं कि एक्स से शो करो, आप ए टू जेड किसी भी स्मॉल लेटर से शो कर सकते हो। एक्स की जगह पे आप वाई, जेड, ए, बी, सी, कोई सा भी स्मॉल लेटर यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक सेकेंड इसको रफ कर देते हैं। ध्यान रखना, जो भी हमारी कॉमन प्रॉपर्टी होगी ना, जो जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होगी उसको हम लोग एक्स से शो करेंगे, किसी भी लेटर से शो कर सकते हैं। वो हम लिखते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्स। बाकी ये तो आपको पता होगा ना, कैपिटल लेटर इक्वल करली ब्रैकेट, ये हमने एक्स लिख दिया। एक्स क्या है, वो कॉमन प्रॉपर्टी। फिर दो डॉट लगाते हैं, ये दो डॉट लगाते हैं। फिर जो कॉमन प्रॉपर्टी का जो नाम होता है ना वो लिख देते हैं। क्या लिखा है, एक्स इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी आपको समझ में आ रहा है, दोबारा देखिएगा। यहाँ पे आगे लिख देते हैं, जो भी कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसे हम लोग सिंबल एक्स से शो करते हैं। एक्स के जगह पे कोई सा भी सिंबल हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक्स हो। फिर हम लोग यहाँ दो डॉट लगाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक ठीक है, इसके बाद जो भी प्रॉपर्टी होती है ना, एक्स हैज प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी हो, यहाँ पे एक्स की प्रॉपर्टी क्या दे रखी है, यहाँ पे एक्स की प्रॉपर्टी दे रखी है, एक्स इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस सेट के अंदर वो सारे ऑब्जेक्ट हैं, वो सारे एलिमेंट हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं इंडिया, किसके, इंडिया के। इतना क्लियर है। बस सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा है कि आप डॉट के जगह पे ना ऐसे वर्टिकल लाइन भी लिख सकते हो। इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, अभी सारे एग्जाम्पल देखना तभी आपको समझ में आएगा। हमने फिर से कहा था वीडियो को स्किप मत करना, स्पीड इंक्रीज कर लेना। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या दे रखा है, सेकेंड हमारे पास दे रखा है सेंटेंस, वही अगेन कलेक्शन हमारे पास क्या देखा है, द कलेक्शन ऑफ, किस किस का कलेक्शन दे रखा है, यहाँ पे कलेक्शन दे रखा है राम, गीता, एक्स, थीटा, अल्फा, इन्फिनिटी और इग्नू। ये सारे कुछ नाम और सिंबल दे रखे हैं, है ना, कुछ नाम और सिंबल का कलेक्शन है। और ये किस फॉर्म में लिखा है, क्योंकि ये सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है ना, देखो सेंटेंस ही तो हो गया। द कलेक्शन ऑफ राम, गीता, एक्स, थीटा, ये सारे सेंटेंस की फॉर्म में लिखा है, इसलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, सेंटेंस फॉर्म, स्टेटमेंट फॉर्म और वर्ड फॉर्म बोलेंगे। पहली बात, ये सेट है या नहीं वो भी देख लो। ये सेट है क्यों, इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। देखो, सेट के लिए क्या क्या होना चाहिए, पहला डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये तो बात थी। क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग ही तो है। देखो राम है, गीता है, एक्स है, थीटा है, अल्फा है, इन्फिनिटी और इग्नू, सारे अलग अलग है। यानी वेल डिफाइंड है या नहीं, वेल डिफाइंड है या नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है। ध्यान से सुनो जरा। अब अगर आप इस कलेक्शन को, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब आप इस कलेक्शन को किसी भी इंसान के पास लेकर जाओ और पूछो इसमें क्या क्या है, तो वो पढ़ के ये बोलेगा इसमें राम है, गीता है, एक्स है, थीटा है, अल्फा, इन्फिनिटी, इग्नू है। तो सभी का आंसर सेम होगा। किसी दूसरे पर्सन से पूछो वो भी यही पढ़ के बताएगा, तीसरे से पूछो वो भी सेम बताएगा। यानी ये क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, हर किसी के लिए सेम है, हर किसी का आंसर सेम होगा, इसलिए ये क्या होगा, ये एक सेट होगा। ठीक है, यानी कि ये सेंटेंस क्या है, ये एक सेंटेंस का, ये कलेक्शन का एक सेट है। और ये सेट किस फॉर्म में लिखा है, ये सेट लिखा है आपका सेंटेंस फॉर्म में या फिर स्टेटमेंट फॉर्म में या फिर वर्ड फॉर्म में। इतनी बात क्लियर है। सेकंड, इसी सेट को हमें किस फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, जिसे हम टेबुलर फॉर्म या फिर लिस्टिंग मेथड भी कहते हैं। अगेन वो, ये तो आपको पता है, कैपिटल लेटर से शो करना, इक्वल का साइन लगाना है, करली ब्रैकेट, और जितने भी एलिमेंट दिए होंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, वो लिख दिया राम, कॉमा लगाया। दूसरा क्या था हमारे पास, गीता, गीता लिखा फिर कॉमा लगाया। फिर क्या हमारे पास, एक्स, एक्स लिखा हमने, है ना, ये एक्स लिखा फिर कॉमा लगाया। फिर क्या हमारे पास, थीटा, थीटा लिखा हमने, है ना ये, और फिर कॉमा लगाया। फिर क्या देखा, अल्फा, अल्फा लिखा फिर कॉमा लगाया। इन्फिनिटी का सिंबल है, इन्फिनिटी का सिंबल लिख दिया फिर कॉमा लगा दिया। इग्नू लिखा हुआ है, इग्नू को लिख दिया फिर हमने कॉमा लगा दिया, है ना, करली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो यानी ये किस फॉर्म में लिखा है, ये लिस्टिंग मेथड फॉर्म में लिखा है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या था, अब इसको रफ करके जरा जरूरत पड़ेगी। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड। ध्यान से सुनना, किसी भी सेट को प्रॉपर्टी मेथड में तभी लिख सकते हैं जब उसके एलिमेंट में कॉमन कुछ नाम हो। जैसे इसमें कॉमन क्या था, जवाहरलाल नेहरू क्या थे, पीएम है हमारे, है ना, लाल बहादुर शास्त्री वो भी पीएम है, नरेंद्र मोदी वो भी पीएम है, इसलिए हम लोग इसे प्रॉपर्टी मेथड में लिख पाए। लेकिन हम इसकी बात करते हैं
राम, गीता, इसमें कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। एक्स, थीटा, अल्फा, इन्फिनिटी, इग्नू। आप वीडियो को पॉज करके खुद से वेट करना और सोचना, यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है, जितने भी ऑब्जेक्ट है, क्या इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, नो कॉमन प्रॉपर्टी, नो नो कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक, लेकिन ये सेट तो होगा होगा, लेकिन हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिख सकते। इतना क्लियर है, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये हमने आपको बता दिया था, ये क्या सेट होगा, ये क्या है? डिस्टिंक्ट है। आप किसी से भी पूछ लो, हर एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना, आप किसी से भी पूछ लो, हर कोई क्या बोलेगा? वो जो A to Z लेटर्स होते हैं, हर किसी का आंसर सेम टू सेम होगा। यानी ये क्या है? वेल डिफाइंड भी है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना दोबारा। ठीक है, यानी क्या है? यानी ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये क्या है? ये कलेक्शन कैसा है? एक आपका सेट है। और ये सेट किस फॉर्म में लिखा है? सेंटेंस फॉर्म में लिखा है। दिख रहा है ना, सेंटेंस ही तो है ये, द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस फॉर्म या फिर स्टेटमेंट फॉर्म या फिर वर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट काम हमारे पास आता है इसी को रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म या लिस्टिंग मेथड में करना। ये भी हमने आपको बता दिया था। A to Z कोई सा भी लेटर यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि सेम यही वाला यूज करो। और जितने भी एलिमेंट दे रखे हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ये तो होते हैं A B C D। वीडियो को पॉज कर देखो, ए लिखना फिर कॉमा लगाना, फिर बी लिखना फिर कॉमा लगाना, फिर सी लिखना फिर कॉमा लगाना, फिर डी लिखना फिर कॉमा लगाना, ऐसे करते करते सारे कॉमा लगा के लिखना। एक बात ध्यान रखना आप लोग, और इसे करली ब्रैकेट के अंदर कर लोगे इतना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? सेट बिल्डर फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म या फिर प्रॉपर्टी मेथड। अब वीडियो को पॉज करके एक बार सोचना, क्या हम इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं? पहले खुद सोचना, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में या फिर प्रॉपर्टी मेथड में कब लिख सकते थे? सिंबॉलिक फॉर्म में, क्योंकि इसमें सिंबल यूज होते हैं ना। कब लिख सकते हैं? जब इसके एलिमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन है। वीडियो को पॉज करके सुनना, कॉमन सोचना, कॉमन क्या है, समझना जरा। ए क्या है? देखो एक सेकंड बच्चों, ए क्या है? ए भी एक इंग्लिश अल्फाबेट है, समझ रहे हो? बी भी क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है। सुनना हमारी बात ध्यान से, यहाँ पे इस बार जगह नहीं लिखने की। सी भी क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है। डी भी क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है। ई भी क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट है। यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्ट लिखे हैं ना, सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या है? एक इंग्लिश अल्फाबेट है। आ रहा है समझ में? यहाँ पे जितने भी आपके सिंबल लिखे हुए हैं, ये जो सिंबल लिखे हैं ना, ABCDEFGHIJ XYZ, ये सारे के सारे क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट हैं। हर किसी में कॉमन प्रॉपर्टी है, तो उसको हम लिख सकते हैं। कॉमन प्रॉपर्टी कैसे लिखते हैं? एक हम सिंबल लेते हैं एक्स, जरूरी नहीं है एक्स लो, A to Z कोई सा भी लेटर ले सकते हो। और इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको रफ कर देते हैं, हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी। ये तो तरीका है, क्या लिखते हैं? करली ब्रैकेट, एक्स लिखा। आप ये लिखना, ठीक है ना, हमें लिख कर आपको दिखा रहे हैं। डॉट लगा देंगे, और जो प्रॉपर्टी होती है, एक्स क्या है? एक्स लिख दो, एक्स इज अ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक नाम पढ़ लोगे, समझ गए ना? वही लिखना है, कैपिटल लेटर, इक्वल का साइन। अब सिंबल क्यों? देखो सिंबॉलिक फॉर्म की बोलते हैं क्योंकि इसमें सिंबल यूज होता है एक्स। अब एक्स के लिए कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो, दो डॉट लगाना, और एक्स की जो प्रॉपर्टी होगी ना, उसी प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपको लिख देना है। खत्म बात। एक्स की प्रॉपर्टी क्या थी? एक्स ही तो था, एक्स इज अ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, वही हम लिख दिए, एक्स इज अ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है। हाँ, एक बात और सुन लो, अगर आप किसी को ये दिखाते हो ना इस तरीके से, मान लो आपने इस फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, ये ऐसे ये सेट ऐसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक्स है, और एक्स क्या है? एक्स एक लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्स इंग्लिश, अगर एक्स जो है लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो ऑब्वियस सी बात है, वो या तो ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई होगा। ऑब्वियस सी बात, ये तो आंसर आएगा, समझने की कोशिश करो। क्या लिखा? एक्स है, और एक्स का नाम दे रखा है कि एक्स का एक्स लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, तो हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? सेकंड ये लिखा हुआ है, इसमें वैसे वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। और भी थोड़े डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं हल्के से, मतलब होते तो ये तीन ही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है, थोड़ा सा।
तो जैसे जैसे आप बाकी के बुक्स के एग्जाम्पल भी हम आपको करवाएंगे, हम आपको दिखाते हुए साथ में चलेंगे, सारा करवाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, नेक्स्ट नोट करके अब देखिएगा ये क्या लिखा हुआ है। एन ऑब्जेक्ट दैट बिलोंग टू अ सेट इज कॉल्ड द एलिमेंट मेंबर ऑफ दैट सेट। मतलब अगर किसी भी सेट में, यहाँ पे जैसे एक सेट ए लिखा हुआ है, सेट ए में क्या लिखा हुआ है, सेट ए के अंदर क्या लिखा है हमारे पास, टू लिखा है, 4, 6, 8, 10 और 12। क्योंकि टू क्या है, टू इस सेट के अंदर है, तो हम टू को क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एलिमेंट ऑफ सेट ए, या फिर आप ये भी बोल सकते हो मेंबर, मेंबर ऑफ सेट ए। दोनों में से आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हो, चाहे आप एलिमेंट यूज कर लो, चाहे आप वर्ड यूज कर लो। सेम इसी तरह 4 के लिए भी कर सकते हैं, 6 के लिए भी कर सकते हैं, 8 के लिए भी, 10 के लिए भी, 12 के लिए भी। लेकिन 13 के लिए नहीं कर सकते। अगर बोले 13 है, 13 इज नॉट अ एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्योंकि 13 तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। अभी इतना क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करके जो क्या लिखा हुआ है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द सेट डज नॉट मैटर एंड द सेम एलिमेंट शुड नॉट बी रिपीट। मतलब किसी भी सेट में जो किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है, और जो सेम एलिमेंट है उसे हम दो बार रिपीट नहीं करते, ठीक है, एक ही बार लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल देख लो, पहला वाला सेट क्या लिखा है यहाँ पे, देखो क्या क्या एलिमेंट इसके अंदर है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ठीक है, सेट बी के अंदर भी देखो, देखो इसमें ध्यान से सुना, तीनों एक साथ देखना, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है ना, इसमें सेट ए में 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, सेट ए में 6 है, सेट बी में भी 6 है, सेट सेट सी में भी 6 है, सेट ए में 8 है, बी में भी 8 है, सी में भी 8 है, सेट ए में 10 है, इसमें भी 10 है और इसमें भी 10 है, सेट ए में 12 है, सेट बी में भी 12 है, सेट सी में भी 12 है। आप नोटिस करोगे, जो एलिमेंट सेट ए के अंदर है, जो है वही एलिमेंट सेट बी में, वही एलिमेंट सेट सी में, बस इनका ऑर्डर चेंज है। ऑर्डर चेंज से क्या मतलब है, सिर्फ एक बताएंगे, ठीक है। ऑर्डर चेंज से मतलब क्या है, ऑर्डर चेंज होने का मतलब क्या है, पहले वाले सेट ए में टू तो पहले नंबर पे है, दूसरे वाले सेट में टू तीसरे नंबर में है, और तीसरे वाले सेट में टू तीसरे नंबर पे है। ठीक है, तो इन तीनों का मतलब क्या है कि सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों के आपस में इक्वल ही है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि आप सेट के एलिमेंट को आगे पीछे करके लिख दो और को नया सेट बना दो, नहीं, किसी भी सेट में एलिमेंट के ऑर्डर मैटर नहीं करते। दूसरी बात, रिपीट, रिपीट का क्या मतलब है, मतलब अगर कहीं पर लिखा है ए इक्वल टू लिखा है 2, 4, 6, है ना, ये है ना, और हमारे पास बी भी क्या लिखा है हमारे पास, ये 2, 4, 6, इन दोनों का मतलब एक ही होगा। एक से मतलब है यहाँ पे आप 6 को दो बार रिपीट करके नहीं लिख सकते। अगर किसी भी सेट में दो बार 6 लिखा है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है, उसे आप काट के और फिर नेक्स्ट में आप केवल एक बार लिख सकते हो। दो बार लिखा हुआ तो एक ही बार काउंट किया जाता है, कभी भी सेम एलिमेंट को दो बार नहीं लिखना। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट नोट करके देख लो क्या लिखा हुआ है। नॉर्मली वी यूज कैपिटल लेटर, किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, और स्मॉल जो लेटर्स होते हैं उससे हम इसके एलिमेंट्स को शो करते हैं। वीडियो को पॉज करके देखना, लिखा है ए बी सी डी एक्स वाई जेड आर यूजली यूज टू डिनोट द एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे लिख देते हैं, पहला वाला जो ए टू जेड कैपिटल लेटर होता है उससे हम किसको शो करते हैं, सेट्स को शो करते हैं। ठीक है, और जो आपका ए टू जेड स्मॉल लेटर्स होते हैं उसे हम क्या कैसे करते हैं, एलिमेंट ऑफ सेट्स को शो करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स। कोई दिक्कत तो नहीं इतना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नोट करके देखिएगा ये भी चीज, कॉपी पेन साथ में रखना। यहाँ पे आपको एक सेट ए लिखा है, इसमें क्या लिखा है सेट ए के अंदर, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। यहाँ पे सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट लिखे हैं, जैसे 2 से लेकर 14 तक लिखे हैं। ठीक है, सारे इवन नंबर लिखे हैं। वहाँ पे पहला वाला ये देखना है क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, 6 बिलोंग्स टू ए। 6 इस सेट के अंदर है ना। अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट के अंदर होता है तो हम उसे ऐसे लिखते हैं, जैसे 6 है तो लिखा है 6, ये सिंबल लगाएंगे और ये ए लिखेंगे। और इसे लिखना कैसे है, ये पढ़ते कहते हैं कैसे हैं, 6 बिलोंग टू सेट ए। कोई दिक्कत तो नहीं है कि वो लिखा है 6 बिलोंग्स टू ए, और इसे रीडिंग ऐसे करते हैं। ठीक है, सेकंड, जैसे इसके अंदर 7 नहीं है तो ऐसे लिखेंगे 7
नहीं है तो ऐसे एक लाइन लगा देंगे, ठीक है। यानी लिखा है 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल लगाते हैं। अगर किसी सेट के अंदर होता है तो ये सिंबल लगाते हैं, अगर कोई एलिमेंट सेट के अंदर नहीं होता है तो ये सिंबल लगाते हैं। रीड कैसे करते हैं, जैसे हम 7 नहीं है तो 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देखो आराम से वीडियो को पॉज करके देखना, कोई दिक्कत तो नहीं है। एलिमेंट होगा तो ये सिंबल, एलिमेंट नहीं होगा उस सेट के अंदर तो ये सिंबल, ठीक है। और एक और नेक्स्ट देख लो, हमारे पास ये लिखने का तरीके हैं। अगर कहीं पर ये सिंबल लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए। अगर दो दो सिंबल एक साथ लिखें, दोनों एक साथ लिख सकते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, एक साथ भी लिख सकते हैं। अगर तीन सिंबल लिखें, ए बी बिलोंग्स टू ए, तो क्या लिख सकते हैं, ए बी एंड सी बिलोंग्स टू ए, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ए बी सी कोई से भी एलिमेंट हो सकते हैं, ए जो इस सेट लिखा है कोई से भी सेट हो सकता है, जरूरी नहीं आप कैपिटल ए लिखो, ए टू जेड कोई सा भी लेटर यूज कर सकते हो। पूरा देखना, आगे सब कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, ये जो हमारा टॉपिक 2 था, टॉपिक 2 हमारा पूरा फिनिश हो चुका है। और इसमें हम लोगों ने क्या सीखा है, सेट्स की डेफिनेशन, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखा है सारा। और सेट के एग्जाम्पल देखे हैं, सेट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमने देखा है। सेट को 3 तरीके से रिप्रेजेंट करना, वर्ड फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म, इसका रिवीजन कर लेना अच्छे से। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, टॉपिक नंबर 2 से रिलेटेड, ध्यान से सुनिएगा। आपका जो टॉपिक नंबर 2 था, टॉपिक नंबर 2 से रिलेटेड आपकी इग्नू की बुक्स में जितने भी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सारे के सारे हम आपको करवाने वाले हैं। फिर से बोल रहे हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो की स्पीड को इंक्रीज करके देख लेना, लेकिन स्किप मत करना, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमारा दे रखा है, देखो ये एग्जाम्पल आपकी बुक के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। क्या लिखा है सबसे पहले एग्जाम्पल में, द कॉइन कलेक्शन, ध्यान से सुनना, द कॉइन कलेक्शन ऑफ नेशनल म्यूजियम दिल्ली, यानी दिल्ली में जो नेशनल म्यूजियम है, यहाँ पे देखना, नेशनल म्यूजियम ऑफ दिल्ली, ये हम लिखते हैं एनएमडी, ठीक है। तो कोई एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि हमारे पास जो नेशनल म्यूजियम दिल्ली में है, उसमें जितने भी कॉइन का कलेक्शन है, क्या वो कलेक्शन आपका सेट है या नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो हमारा जो नेशनल म्यूजियम है तो उसके अंदर पर्टिकुलर कॉइन ही आते हैं, ऐसा नहीं है जो कॉइन आपकी जेब में है वो भी उस नेशनल म्यूजियम का पार्ट हो, ध्यान से समझना। यानी नेशनल म्यूजियम में जो भी कॉइन होंगे, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4, हर एक कॉइन की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होगी जो कि उस नेशनल म्यूजियम में रखने के लिए कैपेबल होगी, समझे मेरी बात। यानी कि नेशनल म्यूजियम में वही कॉइन होगा जिसकी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं जो कॉइन आपकी जेब में है वो भी नेशनल म्यूजियम का पार्ट होगा, नहीं, ठीक है। यहाँ नेशनल म्यूजियम में जितने भी कॉइन होंगे ना, हर किसी का रिकॉर्ड होता है, हर किसी की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसलिए नेशनल म्यूजियम में जो कॉइन होगा वो क्या होगा, पहली बात डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। जितने भी कॉइन होंगे वो कैसे होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, इसलिए क्या हो गया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन क्यों होगा, ये भी सुन लो, वेल डिफाइंड के ये भी समझ लो। मतलब नेशनल म्यूजियम में जितने भी कॉइन है ना, उस कॉइन को किसी को भी दिखाओ, ठीक है, किसी को भी दिखाओ और उससे पूछो तो वो भी क्या बोलेगा, हाँ ये क्या है हमारे पास नेशनल म्यूजियम के ही कॉइन है। आपको समझ में आ रहा है ना। सी का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सी का मतलब क्या है, कॉइन है ना। और जो 1 लिखा है 1 का मतलब कॉइन फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे जितने भी कॉइन है, हर कॉइन में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जिसके कारण से वो हमारे नेशनल म्यूजियम दिल्ली में रखा हुआ है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी ये क्या है, हमारा सेट है, ठीक है। ये क्या हमारे पास ये सेट है। अभी और भी एग्जाम्पल देखना, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। द नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल फीमेल पायलट हु हैव वर्क इन एयर इंडिया फ्रॉम 2000। अब यहाँ पे क्या लिखा है वो भी देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, आपके जो एयर इंडिया है ना, ऑब्वियस ही बात है, एयर इंडिया में जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनका रिकॉर्ड होता है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि एयर इंडिया में 2000 से, कब से 2000 से जितने फीमेल एम्प्लॉय हैं, काम करते हैं, क्या वो कलेक्शन आपका सेट है या नहीं है। ये सेट है क्योंकि इनका पर्टिकुलर रिकॉर्ड है। यानी कि अगर आप एयर इंडिया का रिकॉर्ड चेक करो तो उसमें जितने भी फीमेल के रिकॉर्ड होंगे 2000 से, जैसे फीमेल फर्स्ट, फीमेल सेकंड,
फीमेल थर्ड का रिकॉर्ड, फीमेल फोर का रिकॉर्ड, फीमेल फिफ्थ का रिकॉर्ड। इस तरीके से जितने भी फीमेल्स होंगी है ना, उन सभी का रिकॉर्ड एयर इंडिया के रिकॉर्ड में होगा ही होगा। और उस रिकॉर्ड को किसी को भी दिखा के पूछो तो आपका सभी का आंसर सेम होगा, क्या कि जो जितनी भी फीमेल्स हैं वो सारी क्या है, एयर इंडिया की एम्प्लॉई हैं। कब से? 2000 से। आपको समझ में आ रहा है? यानी ये क्या है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि सारी डिफरेंट डिफरेंट हैं, है ना। सारे जो फीमेल वर्कर है वो क्या डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा ये वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी लिखा हुआ रिकॉर्ड में दे रखा है कि ये सारे के सारे जितनी भी फीमेल है सारी की सारी एयर इंडिया का ही पार्ट है 2000 से, इसलिए क्या है, वेल डिफाइन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, एग्जाम्पल थर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग इज नॉट अ वेल डिफाइंड। यानी जितने भी इंटेलिजेंट ह्यूमन है उनका जो कलेक्शन है क्या वो वेल डिफाइंड नहीं है। देखो कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमारे पास, एक मिनट, यहाँ पर ना कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं है। आप किसी एक पर्सन के पास जाओ और उससे पूछो कि जितने भी इंटेलिजेंट ह्यूमन है उसके नाम बताओ। ठीक है। तो जब आप पहले वाले पर्सन के पास गए हो तो वो तो अपने अकॉर्डिंग उसको जो भी इंटेलिजेंट ह्यूमन लगता है वो उसके नाम बता देगा। उसने अपने अपने अकॉर्डिंग, पहला ह्यूमन है ना, दूसरा ह्यूमन, उसने ऐसे करके अपने अकॉर्डिंग कुछ इंटेलिजेंट ह्यूमन के नाम लिख दिए। अब आप किसी दूसरे पर्सन के पास जाओ तो अगर आप उससे पूछते हो द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट ह्यूमन, क्या उसका भी आंसर क्या सेम टू सेम ये होगा? नहीं होगा। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर जो ह्यूमन है वो किसी एक की नज़र में तो इंटेलिजेंट हो सकता है, तो ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे की नज़र में भी इंटेलिजेंट हो। यानी हर किसी का आंसर क्या होने वाला है, अलग अलग होने वाला है। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। ठीक है। सबके आंसर कैसे होंगे, अलग अलग होने वाले हैं। यानी कि पहली बात, ये डिस्टिंक्ट तो है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये क्या, ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है। वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हर किसी का आंसर क्या अलग अलग होगा। ठीक है। हर हर किसी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट ह्यूमन अलग अलग होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखो क्या दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे कुछ आपके सेट्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दे रखा है। यहाँ पे वन बाय वन करके हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला वाला जो क्या लिखा है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आप जानते हो नेचुरल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर होते हैं। आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो कि नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, तो हर किसी का आंसर क्या होगा, सेम ही होने वाला है, 1 2 3 4 5, यही तो आंसर होगा। यानी कि नेचुरल नंबर का जो सेट है, नेचुरल नंबर्स का जो कलेक्शन है वो क्या एक सेट है। इतना क्लियर है। दूसरा हमारे पास क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। आप दुनिया में किसी से भी पूछ लो हर किसी का आंसर सेम होगा। सेट ऑफ इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 0 होंगे, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3 होगा, +-4 होगा। आप किसी से पूछ लो हर किसी का आंसर क्या क्या रहने वाला है, सेम टू सेम यही रहने वाला है। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास क्या है, क्यू दे रखा है, क्यू क्या हमारे पास, क्यू हमारे पास रैशनल नंबर है। क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। तो आप किसी से भी पूछ लो हर किसी का आंसर सेम होगा। अब ध्यान रखना, जैसे आप जैसे आप नेचुरल नंबर को और इंटीजर को लिखकर शो कर सकते हो उस तरीके से आप रैशनल नंबर को लिखकर शो नहीं कर सकते हो। रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा, इंटरवल। वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे कि रैशनल नंबर को इंटरवल्स के थ्रू कैसे शो कर सकते हैं। ठीक है। रैशनल नंबर वैसे होते क्या है, वो सारे नंबर जो 2/3 यानी ऐसे P/Q के फॉर्म में लिखे होते हैं ना, जैसे 3/7 हो गया, 8/9 हो गया, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। ये भी एक सेट है, क्यों में आने वाले लेक्चर्स में आप देखोगे। ठीक है। देन हमारे पास क्या है, लास्ट हमारे पास रियल नंबर। अगेन रियल नंबर के भी एलिमेंट को हम लोग इस तरीके से शो नहीं कर सकते। इसको भी शो करने के लिए हम लोगों को क्या सीखना पड़ेगा, इंटरवल्स के बारे में सीखना पड़ेगा। ठीक है। ये भी हम आने वाली लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। ये सारे के सारे किस एग्जाम्पल हैं, सेट्स के एग्जाम्पल हैं। वन बाय वन करके देखेंगे हम लोग। देन हमारे पास अभी आपकी बुक के क्वेश्चन दे रखे हैं E1 करके। अब यहाँ पर एक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो E1 और E2 क्वेश्चन दे रखे हैं ये आपके एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है। तो E1 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द कलेक्शन मेंशन बिलो आर द सेट्स। मतलब यहाँ पे कई सारे कलेक्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कलेक्शन आपका सेट है और कौन सा कलेक्शन सेट नहीं है।
ठीक है। जैसे फर्स्ट वाला क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल इंटरेस्टेड इन कबड्डी, यानी आपको उन सभी पीपल का कलेक्शन करना है जो कबड्डी में इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर आपने बहुत सारे लोगों का कलेक्शन ले रखा है, या फिर सिंपल से इसका आंसर ऐसा होगा कि आप अपनी तरफ से कोई भी डिसाइड नहीं कर सकते कि पर्टिकुलर पर्सन कबड्डी में इंटरेस्टेड है या फिर नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई पर्सन कबड्डी में इंटरेस्टेड हो फिर वो दूसरे के लिए भी इंटरेस्टेड होगा कबड्डी में। समझ रहे हैं ना। देखो यहाँ पे एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे देते हैं साथ में, देखो जैसे देखो, एक मिनट। अब आपको यहाँ पे उन सभी लोगों को नाम लिखना है जो कबड्डी में इंटरेस्टेड रखते हो या इंटरेस्ट रखते हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो पर्सन आज कबड्डी में इंटरेस्ट रखता है वो कल भी इंटरेस्ट रखेगा, यानी कि इसमें जो आंसर्स होगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा हर किसी के लिए। इसलिए क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइन नहीं है, ये कलेक्शन क्या है, सेट नहीं होगा। ठीक है, यानी इसका यानी ऐसे लोगों का कलेक्शन जो कबड्डी पे इंटरेस्टेड रखते हैं वो सबके लिए सेम नहीं होने वाला है। सेकेंड हमारे पास क्या देखा है, द कलेक्शन ऑफ दो ऑल दोज पीपल हु हैव बीन टू मार्स, यानी आपको ऐसे उन लोगों का कलेक्शन बनाना है जो मार्स पर जा चुके हैं, और आपको पता है मार्स पर अभी तक कोई भी नहीं गया है, यानी ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। इसका आंसर 0 है। किसी से भी पूछ लो, हर कोई इसका आंसर क्या देखा, द कलेक्शन ऑफ ऑल पीपल हु हैव बीन टू मार्स, यानी कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं जो अभी तक मार्स पे गया हुआ है, यानी ये क्या है, सेट होगा आपका। तीसरा क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम मेंबर। अब आप किसी से भी पूछो, सॉरी प्राइम नंबर, आप किसी से भी पूछो तो हर किसी का आंसर होगा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, जिससे पता होगा 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 11 एक प्राइम नंबर है। तो आप किसी से भी पूछ लो, हर किसी का आंसर सेम टू सेम ही रहने वाला है, इसलिए ये क्या है, आपका सेट है। देन फोर्थ क्या दे रखा है, द एशिया सोसाइटी लाइब्रेरी कलेक्शन। एक बार ध्यान रखना, जब भी किसी लाइब्रेरी के कलेक्शन की बात होती है तो ध्यान रखना, किसी भी लाइब्रेरी के कलेक्शन में वही पर्टिकुलर चीज होती है जो उस लाइब्रेरी से जो आपकी उस लाइब्रेरी से कनेक्ट रखती है, कनेक्शन रहता है उसका। ठीक है, ये ऐसा बोल दो उस लाइब्रेरी से रिलेट करती है। ठीक है, हर लाइब्रेरी में वही ऑब्जेक्ट होगा, वही एलिमेंट होगा जो उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी से रिलेट करता होगा, इसलिए क्या होगा, हमारे पास सेट होगा। तो नेक्स्ट फिफ्थ नंबर का क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेक्टेंगल दैट आर नॉट स्क्वायर। इसका भी आप आंसर देख लो, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, यानी आपने ऐसे उन रेक्टेंगल्स का कलेक्शन लिखा है जो आपके स्क्वायर नहीं है। आप जानते हो रेक्टेंगल क्या होते हैं, रेक्टेंगल ये होते हैं जिसके आमने सामने की साइड कैसी होती है, आपस में इक्वल होती है ना। यानी अगर आप किसी से भी पूछोगे ना तो हर कोई रेक्टेंगल को डिफाइन कर पाएगा, हर किसी का आंसर क्या होगा, सेम होगा, इसलिए ये क्या होगा, हमारे पास सेट होगा। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या देखा, 6 नंबर का, द कलेक्शन ऑफ ऑल फनी मूवी। तो अगर आप किसी से फनी मूवी का कलेक्शन बनाने के लिए बोलोगे तो मान लीजिए किसी एक पर्सन ने अपने अकॉर्डिंग फनी मूवी का कलेक्शन मार दिया, जैसे पहली पहली फनी मूवी ये हो गई, दूसरी फनी मूवी F2 हो गई, तीसरी फनी मूवी F3 हो गई। तो जरूरी नहीं है ये कि पर्सन ए को जो मूवी फनी लगती है जरूरी नहीं कि वो पर्सन बी को भी फनी लगे। समझ रहे हो हमारी बात, यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर मूवी किसी एक पर्सन को फनी लग रही है तो जरूरी नहीं है कि वो दूसरे वाले पर्सन को भी फनी लगे, तीसरे वाले पर्सन को भी फनी लगे, यानी हर किसी का आंसर क्या होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये जो लास्ट वाला हमारे पास है, द कलेक्शन ऑफ ऑल फनी मूवी, ये क्या हमारे पास सेट नहीं होगा। देन E2 में क्या लिखा है, सपोज यू आर गिवन स्टैम्प एल्बम इज द कलेक्शन ऑफ स्टैम्प इन एल्बम और सेट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अगेन वही बात आ गई यहाँ पर, देखो यहाँ पे हम आपको इसका आंसर दे देते हैं। क्या लिखा है, स्टैम्प कलेक्शन दे रखा है, स्टैम्प एल्बम दे रखा है। सीधी सी बात है, यहाँ पे स्टैम्प्स का एल्बम यानी एल्बम का स्टैम्प का कलेक्शन दे रखा है, तो स्टैम्प के कलेक्शन में वही स्टैम्प्स होंगे जो इस कलेक्शन से रिलेट करते होंगे, यानी ये क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। ठीक है, जब भी किसी स्टैम्प का कलेक्शन, किसी लाइब्रेरी में बुक्स का कलेक्शन, इस तरह के जो कलेक्शंस होते हैं, कॉइन का कलेक्शन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वेल डिफाइंड सेट होते हैं। ठीक है, इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपको समझना और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट E3 में हमारे पास क्या क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टू चेंज दोज दैट आर फॉल्स टू ऑब्टेन करेक्ट स्टेटमेंट। मतलब आपको बताने की इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। जो फॉल्स होगी ना आपको उसको करेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहली वाली देखो, फर्स्ट में क्या दे रखा है यहाँ पर हमारे पास। फर्स्ट उन्होंने लिखा है, आपको बताना है क्या 0.2 बिलोंग्स टू एन। एक मिनट बच्चों, फर्स्ट में ये तो लिखा है कि 0.2 बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू एन। क्या 0.2 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है? आप सभी जानते हो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो आपके 1 2 3 ऐसे ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या, ये फॉल्स है। ये क्या होगा, फॉल्स होगा। इसको करेक्ट कैसे करना है? करेक्ट ऐसे कर सकते हो कि 0.2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, ये हो गया आप इसका ट्रू। ठीक है, कर लोगे। सेम इसी तरीके से अब दूसरा वाला देख लो। देखो यहीं पर करेंगे इसे रफ करके। ठीक है, आप नोट डाउन कर लिया, समझना है वैसे इसमें। ठीक है, इसमें से भी एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सेकंड में क्या दे रखा है? सेकंड में लिखा है √9 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। पहले √9 का, √9 का मतलब क्या होता है? √9 का मतलब होता है +-3 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। अब जेड क्या होते हैं आप जानते हो, जेड में क्या होते हैं? जेड में 0 होगा, +-1 होगा, +-2 होगा, +-3, ऐसे सारे नंबर्स होते हैं। यानी +-3 तो जेड के अंदर बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये क्या है हमारे पास, ये फॉल्स है। ये क्या देखा, फॉल्स लिखा है। इसका ट्रू कैसे होगा? ट्रू का मतलब है कि +-3 बिलोंग्स टू, और आपका जेड, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, थर्ड नंबर का देखो। थर्ड नंबर में क्या लिखा हमारे पास यहाँ पर, थर्ड में दे रखा है आपका √2 बिलोंग्स टू आर। यानी √2 जो है रियल नंबर के अंदर बिलोंग करेगा, ये नहीं करेगा। आप जान लेना, जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर दो नंबरों से मिलकर बने होते हैं। एक तो आपका होता है रैशनल नंबर, एक होता है आपका इरेशनल नंबर। ये रैशनल नंबर का सिंबल है, ठीक है, और ये आपका इरेशनल नंबर का सिंबल है। जनरली रैशनल नंबर को क्यू से शो करते हैं और इरेशनल को टी से शो करते हैं, जब तक कि क्वेश्चन में कोई दूसरा सिंबल ना दिया हो। ठीक है, और इरेशनल नंबर कैसे होते हैं, जो जैसे √2 √3 ये सारे इरेशनल नंबर होते हैं, यानी ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या देखा है, फोर्थ नंबर का। फोर्थ नंबर में हमारे पास दे रखा है √2 बिलोंग्स टू क्यू, है ना। इस वाले पे ध्यान रखना, जैसे ई रैशनल नंबर टी में बिलोंग करेंगे, और टी क्या है, टी रियल नंबर में होता है। इसका मतलब क्या होगा, √2 जो होगा ई रैशनल नंबर, वो रियल नंबर में बिलोंग करेगा ही करेगा। ठीक है, अगेन √2 क्या देखा है, √2 एक ई रैशनल नंबर है और क्यू क्या है, रैशनल नंबर है। यानी ये क्या है, फॉल्स हो गया, क्योंकि ई रैशनल नंबर जो होता है रैशनल में बिलोंग नहीं करता है। इसको अगर हम करेक्ट करके लिखो तो हम लिख सकते हैं √2 डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो फिफ्थ नंबर का दे रखा है, फिफ्थ नंबर में क्या दे रखा है, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये देखो, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर दैट आर नॉट रेक्टेंगल इज 5। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक सेट ले रखा है। एक मिनट बच्चों, तक कलर चेंज कर लेते हैं। एक सेट ए लिखा है, और सेट ए के अंदर क्या लिखना है, सारे के सारे आपको अंदर स्क्वायर लिखने हैं। स्क्वायर क्या होता है, जिसकी चारों साइड आपस में इक्वल होती है। ठीक है, सारे के सारे स्क्वायर लिख दो, चाहे वो छोटे बड़े किसी भी साइज के, सारे के सारे आप स्क्वायर लिख दो, है ना। आप देखोगे इसके अंदर एक भी रेक्टेंगल नहीं है, तो वही बोल रखा है द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर दैट आर नॉट रेक्टेंगल इज अ 5 सेट। यस, ये क्या होगा हमारे पास, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रखा है, 6 नंबर का क्या दिया हुआ है। इसको पहले रफ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें जगह चाहिए होगी। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है, 6 वाले में, 6 में सिंपल सा बोल रखा है एनी सर्कल इज अ मेंबर ऑफ द सेट E1 का 5। E1 का 5 क्या दे रखा था, ये देखा है द कलेक्शन ऑफ ऑल डिक्टेंगल दैट आर नॉट स्क्वायर। यानी कि वो सारे डिक्टेंगल जो स्क्वायर ना हो। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पे किसका कलेक्शन है, पीछे वाले हमारे पास क्या फिफ्थ में देखा था, कलेक्शन ऑफ ऑल डिक्टेंगल दे रखा है, यानी इसके अंदर सारे सारे डिक्टेंगल्स है। क्या दे रखा है, इसके अंदर सारे सारे डिक्टेंगल्स है, यानी इसके अंदर एक भी सर्कल नहीं होगा, है ना। इसमें तो ये बोल रखा है ना, क्या क्या कोई सर्कल मेंबर हो सकता है E1 के 5 वाले क्वेश्चन का। और 5 में क्या था, कलेक्शन ऑफ रेक्टेंगल था, यानी इसका मतलब ये क्या है,
ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल, ये भी एग्जाम्पल आपकी बुक का है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन आप समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या लिखा है इसमें, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दैट फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है, दैट आर फैक्टर्स ऑफ 10। यहाँ पे नंबर क्या देखा हमारे पास, 10 दे रखा है। 10 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 10 के फैक्टर ही तो होते हैं, 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 5 होगा, देन इसका हमारे पास क्या होगा, 10 होगा। यानी वो सभी नंबर जो 10 को डिवाइड करते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ 10 बोलते हैं। इसको सेट के फॉर्म में लिख दो ऐसे, 1 2 5 और आपका 10। ये क्या होगा हमारे पास, ये सेट होगा। किसी से भी पूछ लो, हर किसी का आंसर सेम यही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है एग्जांपल, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये भी हमने आपको पहले बता दिया था। नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 2 3, ये सारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, ये अलग से भी दिया था इसलिए हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, अदरवाइज आपको अलग से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, हमारे पास है एग्जाम्पल नेक्स्ट, द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर स्ट्रिक्टली लाइंग द बिटवीन 10 to 100। यानी नंबर क्या रखा आपको दे रखा है इसमें, एक मिनट बच्चों, आपको बताना है 10 से लेकर 100 तक के बीच के सभी इवन नंबर का कलेक्शन लिखना है। वो क्या होगा, 10 के बाद इवन नंबर कौन सा आता है, 12 आएगा, 14 आएगा, है ना। तो यहाँ पे बिटवीन लिखा है, बिटवीन का मतलब होता है 10 के बाद के, 10 नहीं। अगर यहाँ पे फ्रॉम लिखा होता, अगर बिटवीन की जगह पे क्या लिखा होता, फ्रॉम लिखा होता, फ्रॉम लिखा होता ना, तब हम लोग 10 भी काउंट करते। ठीक है, तो 12 14 16 ऐसे करते करते 100 से कम कौन सा होता है इवन नंबर, 98। तो आप किसी से भी पूछ लो, हर किसी का से क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। ठीक है, इसलिए क्या है, सेट है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है एग्जाम्पल, द सेट ऑफ ऑल स्टार्स इन द स्काई। यानी स्काई में जो भी स्टार्स हैं, क्या वो हमारे पास सेट है या नहीं है। तो ध्यान रखना, इससे पहले तो हमें पता नहीं था, लेकिन अब साइंटिस्टों ने रिसर्च करके कंफर्म कर लिया है कि स्काई में जितने भी स्टार्स होते हैं ना, वो फाइनाइट होते हैं, उसे हम ना काउंट कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये एक नॉलेज की बेस पर आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, स्काई में जो स्टार्स होते हैं ना, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, फाइनाइट होते हैं, जिन्हें हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक, सिर्फ नॉलेज के लिए याद रखना, ऐसा कोई एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला नहीं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, द सेट टी ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यानी 5 का मल्टीपल क्या क्या होता है, सेट ए लिखा है, इसमें 5 का मल्टीपल लिखना है। 5 के मल्टीपल से मतलब होता है 5 का टेबल। ठीक है, जैसे 5 का मल्टीपल क्या, 5 1 जा 5, ये हो गया एक 5 का पहला मल्टीपल, हो गया 5 का दूसरा मल्टीपल, है ना। 5 3 जा कितना हो गया, 15, ये हो गया 5 का तीसरा मल्टीपल। ऐसे 5 के मल्टीपल मतलब आपको 5 का टेबल लिखना है। किससे भी पूछ लोगे तो हर किसी का आंसर सेम रहने वाला, और ये क्या हमारे पास, ये सेट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है एग्जाम्पल, द सेट ई ऑल द नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से हमारे पास है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 और आपका ये 9। ये भी कर लोगे, सिंपल सिंपल से हैं बहुत ही। ठीक है ना, ये सारे आपके बुक्स में दे रखे थे इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देन एग्जांपल दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ 3 एलिमेंट कोची 5 और पाई। आपको बताना ये सेट होगा कि नहीं होगा, ये सेट होगा। क्या दे रखा है, ए इक्वल टू, पहला पहला आपका वर्ड क्या दे रखा है, आपका कोची दे रखा है, दूसरा 5 और तीसरा आपका ये पाई दे रखा है। अब किसी से भी पूछ लो, हर कोई क्या बोलेगा, ये वेल डिफाइन है। क्यों, क्योंकि इस सेट के अंदर केवल और केवल तीन ही एलिमेंट है। पहला एलिमेंट क्या आपका कोची, दूसरा 5 है, तीसरा 5 है, यानी ये क्या है, एक सेट है। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था सेट की डेफिनेशन भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखा है, E4 दे रखा है, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन द लिस्टिंग मेथड। अब ये किस फॉर्म में देखा है, ध्यान से समझना। ये दोनों दे रखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये देखा आपका सेंटेंस फॉर्म में, है ना। तो पहला वाला करते हैं, फर्स्ट वाला हमारे पास क्या रखा है, फर्स्ट वाला हमारे पास देखा यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट, इसको सच दैट पढ़ते हैं। ये जो हमने आपको दो डॉट और ये लाइन बताई थी ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सच दैट। क्या बोलते हैं, सच दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स इज द लार्जेस्ट
नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर का आंसर लिखने से पहले यहाँ पर हम आपको सेट के इंटीजर के सभी एलिमेंट लिख देते हैं। ठीक है, ये 0 होता है, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये सारे नंबर्स होते हैं। ठीक है, इधर क्या होता है हमारे पास -1, -2, -3, ऐसे सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा होगा? -1, क्योंकि -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है। उससे छोटा नेगेटिव इंटीजर -2 होता है, उससे छोटा नेगेटिव इंटीजर -3 होता है। तो एक्चुअली में इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा हमारे पास -2। ठीक है, ठीक, कर लोगे? अब सेकेंड वाला करते हैं, इसको रफ करना होगा। ठीक है, यहीं पर करेंगे हम। सेकेंड हमारे पास क्या दे रखा है? एक सेट ए दे रखा है कि वो सारे एक्स हैं जो इंटीजर में बिलोंग करते हैं, और वो कैसे होंगे? इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो। इसका मतलब सिंपल सा समझना कि सेट ए के अंदर वो सारे इंटीजर होंगे। समझना, सेट ए के अंदर वो सारे एक्स होंगे जो इंटीजर होंगे और जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते होंगे। तो इसको पहले सॉल्व कर लो। क्या आ रहा है? 3x माइनस में 5 लेस देन 19। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक सेकंड में, चुप, थोड़ा इधर करते हैं। ये कितना हो गया हमारे पास? 3x माइनस में 5 लेस देन, और आपका ये 19, यहाँ पे कितना हो गया? 3x लेस देन 19 प्लस में 5। देन ये क्या होगा हमारे पास? ये 3x लेस देन 24। यहाँ पे x कितना आ गया? 24 अपॉन में 3। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हमारे पास आंसर आएगा? यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, यानी x लेस देन और आपका 8, यानी वो सारे इंटीजर जो या तो 8 हो या 8 से क्या हो, छोटे हो। तो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पे लिख देते हैं। यानी a इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? होगा यहाँ से 8 होगा, है ना, प्लस का 7। एक सेकंड बच्चों, 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, ऐसे करते करते सारे के सारे माइनस तक जाएंगे। वही तो बोल रखा है कि वो सारे एक्स जो 8 हो और 8 से लेस देन हो। कितना कर लोगे? ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो आप लोग कर लोगे इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो हमने आपको पहले करवा रखा है। ऐसे करके ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इस तरीके से करके सारे के सारे आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं E5 में क्या देखा है? डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट बाय द प्रॉपर्टी मेथड इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल है तो इसको प्रॉपर्टी मेथड से लिखना है। ठीक है, पहला वाला हमारे पास क्या देखा है? एक सेट ए दे रखा है जिसपे कौन कौन से एलिमेंट है? 1 है, 4 है, ठीक है, 4 है, एक मिनट बच्चों, 4 है, 9 है, और आपका 16 है। यहाँ अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये सारे के सारे एलिमेंट कुछ इस तरीके से लिखे हैं। यानी 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। नेक्स्ट एलिमेंट इस तरीके से है। यानी अगर आप जनरल तरीके से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं। इन सभी एलिमेंट को एक सिंबल एक्स दे देंगे, सच दैट, और एक्स क्या है? एक्स इक्वल टू में एन स्क्वायर, और एन क्या है? एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने क्या किया? इन सभी को एक सिंबल दे दिया, वो कह दिया एक्स दे दिया। और हर एक एक्स कैसा है? एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर की फॉर्म में, और एन की वैल्यू क्या होगी? नेचुरल नंबर होगी। जैसे आपने एन इक्वल टू 1 पुट किया, जैसे एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर है ना, आपने एन इक्वल टू 1 पुट किया तो ये क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, नहीं, पहला 1 आ जाएगा। जब आपने एन इक्वल टू 2 पुट किया तो हम करेंगे एक्स इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तब क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, है ना। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास? पहला 1 है, दूसरा 4 है, इस तरीके से। तीसरा पुट करेंगे एन इक्वल टू 3, तब ये कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर, यहाँ पे 3 पुट करो तो ये कितना हो गया? 9, यानी तीसरा एलिमेंट आ जाएगा। यानी ये क्या होगा? इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है? हाँ, एक सेट दे रखा है। इसमें क्या लिखा है? ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, पहला एलिमेंट, दूसरा पाई, तीसरा आपका क्या है? 100 की पावर 100। ये सेट तो है, लेकिन हम इसे प्रॉपर्टी मेथड में नहीं लिख सकते। प्रॉपर्टी मेथड में तभी लिख सकते हैं जब इनके सभी एलिमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन शो हो रहा होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग नहीं लिख सकते। ठीक, थर्ड वाला क्या दे रखा है? देखो, थर्ड लिख देते हैं, उसको यहाँ से रफ करना होगा।
एक मिनट रुकिएगा बस। थर्ड में क्या लिखा हमारे पास, सेट ए लिखा है, अच्छा आप नोटिस करोगे जीरो है ना, 2, 4, 6 इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर और नेगेटिव इवन नंबर लिखा है। बस है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर, एक्स इज अ इवन नंबर, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, इवन नंबर है। ठीक है। ठीक। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, तो फोर्थ में केवल 5 दे रखा है, और 5 का मतलब होता है इम्प्टी सेट। अभी आपने इम्प्टी सेट नहीं पढ़ा, आने वाले लेक्चर्स में हमको बताएंगे कि इम्प्टी सेट क्या होता है। तो इसको लिखने के काफी सारे तरीके, कुछ भी लिख दो। एक एक्स ले लिया सिंबल, सच दैट यहाँ पे लिख दो एक्स इज अ नेगेटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर। और आपको पता है कोई भी नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये क्या होगा, इम्प्टी सेट होगा, यानी कि आपको कोई भी एक ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जो कि नेचुरल नंबर भी हो और नेगेटिव भी हो, यानी ये क्या है, इम्प्टी सेट होगा। फिफ्थ वाला क्या दे रखा है, फिफ्थ देख लो। फिफ्थ में रखा है सितंबर, अप्रैल, जून और नवंबर, इन सभी में कॉमन क्या, इन सभी में कॉमन क्या है, ये 30 डेज वाले मंथ हैं, ये वो मंथ हैं जिसमें केवल 30 डेज होते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग रफ कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, कैसे लिखेंगे वो देखो जरा। हम लोग एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ 30 डेज। ठीक है। नेक्स्ट, हाँ आपको हमें इतना ही करना था। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर थर्ड में। एक मिनट बच्चों, नेक्स्ट हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड, और लेक्चर नंबर थर्ड में हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी सेट के टाइप्स होते हैं उस सारे के सारे हम लोग लिखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर थर्ड में।